देखो अब हम लोग जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें आता है क्या, इनकम। इनकम सेक्शन किसे बताया गया है, 224 में किसे बताया गया है, 224। यह है इनकम, आय किसे कहते हैं। तो हमने अभी बताया कि इनकम क्या होती है, इसको डिफाइन नहीं किया है। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी लिखा नहीं है कि इनकम किसे कहते हैं। वैसे तुम लोग साधारण जानते हो कि इनकम का मतलब क्या होता है। जो भी आपकी रेवेन्यू होती है, जो भी आपकी प्राप्ति होती है सर्विस दे करके, माल बेच करके, ठीक है ना, उसी खर्च को बढ़ाने के बाद जो बचता होगा वो क्या कराती है, अर्निंग कराती है, इनकम कराती है, लाभ कहलाता है, वही है। लेकिन इनकम क्या होती है, तो इनकम को हमें बताया कि डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इनकम में क्या क्या इंक्लूड है, इनकम में क्या क्या शामिल है उसको बताया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो बता रहे हैं यहाँ पर, यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयकर आय पर ही लगता है, आय ही जानना है हमको, और आय पर टैक्स लगता है, और हम पता नहीं रहेगा कि क्या क्या है, कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने पहले बता दिया कि आयकर की डिफिनेशन आयकर में नहीं दी गई है, लेकिन हाँ आय में क्या क्या शामिल है बता दिया है। वैसे भी कल भी हम लोग बात किए थे, तो सब आय की बात कर रहे थे हम लोग। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पांचों की इनकम आती है, क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम होती है। उसी से हम लोग टीसी से लेकर के तक ले लेते हैं, क्या आती है, टोटल इनकम, नेट इनकम, या उसको टैक्सेबल इनकम के नाम से जानते हैं, इसी को टैक्स लगता है। तो सभी इनकम इसमें आएगी, पांचों सब इसमें घुसा दिया होगा इसमें, और क्या किया होगा, क्योंकि इनकम की एग्जैक्ट डेफिनेशन नाम में नहीं बताएगी ये, लेकिन क्या क्या इंक्लूड है बता रहा है इसमें। तो सबसे पहले बताया गया जैसे आपको लाभ हो जाए, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जानते हैं किसको कहते हैं, व्यापार में जो आप प्राप्ति होती है उसमें जितने भी खर्च होते हैं, खर्च घटाने के बाद जो बचता है क्या कराएगा, लाभ कहलाएगा। लाभांश मिलता है, ये भी आपकी आय है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाती है। तो होता है पांचों सोर्स याद रखना, वही क्या है आपका इनकम है यार। अब जितनी इनकम अलग अलग जातियों घेर में है उस सब क्या कर दिया, यहाँ पर लिखा है वही चीज है। तो लाभ को लिख दिया, लाभांश को लिख दिया, करें कोई ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो उसको क्या मिलता होगा, चंदा वंदा, वो भी खर्चा घटाने के बाद उससे भी कुछ सरप्लस आता होगा, प्रॉफिट होती होगी, वो भी इसमें शामिल किया गया है। और बहुत सारी चीज है। पूंजी लाभ जानती हो, कैपिटल गेन, संपत्ति बेसिस जो लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। लॉटरी वगैरह और तो पहले ही है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, ठीक है ना, ये सब बताया गया कि अगर जीतते हो तो भी क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम, इनकम भी मानी जाएगी, आपकी आय में शामिल है, ठीक है। तो इतनी चीजें तुम लोगों को बताई गई हैं। अब करेंगे वास्तव में आय शब्द का तात्पर्य उस मौद्रिक आय से है। अब आय समझो क्या होती है, तो आय को इन्होंने शाब्दिक अर्थ में बताया कि आय का क्या मतलब होता है। बताया गया कि वास्तव में आय शब्द का तात्पर्य उस मौद्रिक आय से है जो निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। निश्चित साधन क्या हो सकते हैं आपके, सैलरी भी हो सकती है, बिजनेस प्रोफेशन भी हो सकता है, कैपिटल गेन्स हो सकता है, और प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और भी जो अदर सोर्सेज बताए गए थे वो सब हो सकती है। तो करेंगे वास्तव में आय शब्द का तात्पर्य उस मौद्रिक आय से है जो निश्चित संसाधनों से प्राप्त होती है। ये निश्चित साधन वेतन, मकान संपत्ति क्या है, व्यापार या पेशे के लाभ, पूंजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय हो सकती है। तो ये सब चीजें पता चल गई, ये 5 हेड है। अब हर एक को उसमें बताया कि डिविडेंड से भी, इंटरेस्ट से भी, लॉटरी से, क्रॉसवर्ड से, पजल से, सब क्या है, इनकम ही इनकम है। सैलरी भी मिलती है वो भी आपकी इनकम है, बेसिस करके प्रॉफिट होता है उससे भी इनकम है, कैपिटल गेन करते वो भी इनकम है, ये सबको है। तो इसको बहुत ज्यादा नहीं जानना हमको, इनकम में बहुत सारी चीज शामिल है, ठीक है। कहीं गिफ्ट उफ्ट मिल जाए तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी इनकम हो जाएगी आपकी। और यही बताया गया कि आय जो है कहां से होनी चाहिए आपकी, कानूनी ढंग से अथवा गैर कानूनी ढंग से कमाई गई कोई आय। देखो पहली बात है इनकम टैक्स में, लीगल इनकम हो चाहे इलीगल इनकम हो, कोई भी इनकम करके लेकर टैक्स जमा कर दो, इनकम टैक्स आपसे कुछ नहीं पूछेगा। वो सब आईपीसी का मामला है, इंडियन पैनल कोड का, कि डिसाइड करेंगे आपने चोरी की, आपने डकैती की, तो आप पैसा रिफंड करो और कर दो। लेकिन अगर उस पैसे लेकर के आते हो चोरी डकैती करके, आप जमीन जायदाद ले लिए हो, बिल्डिंग लेकर चल रहे हो, वो क्या कहते हैं अच्छी गाड़ी लेकर चल रहे हो, 50 60 लाख रुपए गाड़ी लेकर चल रहे हो डकैती कर करके,
टैक्स अगर रिटर्न आप दाखिल करते हो तो आपको पैसा क्या है, वाइट है, बस मैं ये इनकम टैक्स का उसमें कोई नहीं बात है। बाकी जब डकैती की वो केस किया होगा, चाहे प्रूफ करो, वो प्रूफ कराएगा ना कि हाँ चोरी किया इसने, तुम अपना रिटर्न फाइल कर दोगे, कुछ भी दिखा करके, कहीं की इनकम भी दिखा करके। तो बताया गया कि अगर आपके घर वाले इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए तो रिटर्न फाइल करते हो, और रिटर्न फाइल करते हो आपकी पूरी 25-50 लाख पे होगी, कारोबार करते हो, रिटर्न फाइल करते हो हर साल इनकम टैक्स में, लेकिन छापा पड़ गया, अब आपकी अलमारी जब खंगाली गई तो अलमारी में पैसा मिला 5 लाख 10 लाख रुपया, पूछा जाएगा पैसा कहाँ से है, तुम बता दो बुक्स ऑफ अकाउंट में देखिए हमारे पास कैश इन हैंड इतना पड़ा हुआ है, हम तो आप बता ही दिए हमारे पास इतना है कैश, तो प्रूफ कर दो तो ठीक है। नहीं कर पाए तो इनकम टैक्स कहता है कि अगर जो भी अनडिक्लेयर इनकम होगी, क्या है अनडिक्लेयर्ड इनकम, आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो उसको उस साल की आय मान करके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, कोई बात नहीं, हम पूरा 5 लाख पूरा 5 लाख हमारे क्या मान लो इनकम मान लो, तो चोरी डकैती हाँ चलो ठीक है, 1 करोड़ क्या है पूछो कहाँ से कहूँगा, डकैती करके लेके आया हूँ, चोरी करके लेके आया हूँ, नहीं हम चुप रहेंगे, इनकम मान लो, चलो टैक्स ले लो 30%, यही ना 1 करोड़ लेके आए हो, 30 लाख में आपका 70 लाख मेरा, कोई बात नहीं ले लो तो दे देंगे 30 लाख खुशी से, कौन मेरा अपने कमा कर खुद पसीना से आया है, अरे क्या डकैती की अपना लेक्चर 1 करोड़ रुपया मिली है, उसे 30 सरकार का 70 अपना, ठीक है, बहुत आसान है सर। देखो बताया गया यहाँ पर कि कानूनी ढंग से अथवा गैर कानूनी ढंग से कोई कमाई गई आय, करा कि आयकर अधिनियम में कानूनी अथवा गैर कानूनी आय में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, जैसे चोरी करने या डाका डालने या तस्करी करने से आय, गैर कानूनी आय को कमाने का व्यय गैर कानूनी आय में से ही स्वीकार होगा, अगर कोई खर्चा हुआ है ना कुछ कुछ कर लियो और कुछ कर लियो तो खर्चा भी लागू है इनकम टैक्स में। दूसरा सिद्धांत भी रहता है, मान लो कोई जिम पाली उससे पैसा मंगाए तो उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो भी गैर कानूनी जब तुम जिन रखे हो पैसा मंगवा रहे हो, जब टैक्स वाले आएंगे तो उठा भी लेगा, पता भी नहीं चलेगा, क्या समझ में वो गैर कानूनी है, वो कहीं से ला रहा है, नहीं होगी टैक्स से बदिए नहीं होगी। चलो टैक्स वाले तो बर्बादी के अंदर ही नहीं आएंगे, आगे चले फिर कराए यह आवश्यक, देखो बेटा गैर कानूनी ढंग से अथवा गैर कानूनी ढंग से कमाई गई आय पर बता दिया गया कि इनकम टैक्स में कोई अंतर नहीं किया गया है। आगे बताया गया इकट्ठी मिली हुई रकम भी आय हो सकती है बशर्ते कि वो अन्य सिद्धांतों के अनुसार हो, जैसे ये आवश्यक नहीं है कि आय नियमित रूप से साप्ताहिक मासिक त्रैमासिक हो, अब कोई जरूरी नहीं कि आय जो है पर डे के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से कमाई जाती हो। अगर मान के चलते कि पूरा साल बैठे 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 इकट्ठा 15 लाख रुपया हो गया कहीं से, तो इकट्ठी भी हो सकती है कमाई आए, ठीक है ना। तो इस तरह से है, हो सकता है कि आप जमीन की दलाली करते हो, कोई 15-20 करोड़ की जमीन निकलवा दिए, तुम्हारा खाली बन के 10 लाख रुपया कमीशन, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 10 लाख रुपया कमीशन तुम्हारी है, इकट्ठा पैसा मिला, हो भी सकता है, साल भर में कोई काम नहीं, एक दिन पूरा 10 लाख रुपया मिल गया, ठीक है। आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, देखो इधर देखो, समझो कॉन्सेप्ट समझो, आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, करा कि अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त होनी चाहिए, जैसे किसी संस्था में अपने सदस्यों से चंदे किया है, उनके द्वारा अपने सदस्यों पर किए गए व्यय से अधिक हो तो वह अधिक के कर योग्य नहीं होगा, क्योंकि वह चंदा आपस में सदस्यों ने ही दिया था और उन्हीं के हित के लिए किए गए व्ययों का आधिक्य है, अतः यह आधिक्य कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हुआ था। तो सबसे पहले करा कि आय जो है बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, तो सभी मेंबर मिला के चला रहे हैं, तो मिला करके चला रहे हैं, तो उसमें जो पैसा आया चंदे का उसको खर्च कर दिया, कुछ बचा, जो बचा वो प्रॉफिट नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि बाहर से नहीं आया, कुल अंदर ही से थे, यही सब मेंबर लेके आए थे, तो सब तो मेंबर अपना टैक्स जमा करते होंगे ना, अपना रिटर्न फाइल करते होंगे, उसी में तो पैसा निकाल कर दिया है, डबल टैक्स नहीं हो जाएगा। एक बार वो अपनी इनकम टैक्स दे चुका है, फिर वो संस्था में पैसा चंदा दिया 2-4 लाख रुपया, यहाँ पर इनकम हो गई संस्था की 25-50 लाख रुपया, इसमें से खर्चा के 20 लाख 5 लाख बचा, प्रॉफिट हो गई, टैक्स देगा इस पर डबल। तो कह रहा है कि आय जो है कहाँ से होनी चाहिए आपकी, बाहर से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा के रूप में हो ही प्राप्त हो, अब कोई जरूरी नहीं है कि आय जो है कैश में ही प्राप्त हो, मुद्रा में प्राप्त हो, आप काइंड में भी ले सकते हैं, इसमें आपको हो सकता है कि बदले में क्या दिया गया हो, कार दे दिया गया हो। गिफ्ट क्या होती है, जरूरी है कि गिफ्ट कैश मिले आपको, काइंड में नहीं मिल सकती है, वो भी तो आपकी इनकम मानी जाएगी, तो उसकी वैल्यूएशन की जाएगी कैश में कितनी होगी, क्योंकि इनकम टैक्स किस पर लगेगा, मुद्रा पर लगेगा, करेंसी में जो कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आपको काइंड में वस्तु मिली होगी, मोबाइल मिले, लैपटॉप मिले, कार मिले, घर मिले, या और कोई काइंड में आपकी चीज मिल रही है, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी मिल रहे होंगे आपको,
मेटल मिल रहा होगा सोने का, ये चांदी का, तो सब किस में आ रहा होगा? आपका काइंड में आ रहा है, तो उसकी वैल्यूशन नहीं कर सकते हो उस डेट में कि जिस तारीख को मिला उसकी वैल्यू क्या थी, आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको काइंड में मिलेगी तब भी टैक्सेबल होगी। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, ये आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा के रूप में ही हो। और अगर बता रहा है आय चाहे अस्थायी हो अथवा निरंतर या अस्थायी हो, नियमित हो अथवा अनियमित हो, बता दिया कि रेगुलर हो चाहे रेगुलर हो, आय इकट्ठा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ऊपर टैक्स लगेगा। कमाई गई अथवा तथा प्राप्त की गई दोनों ही आय का कर योग्य होती है। कह रहा है कि चाहे वो कमाई हो चाहे प्राप्त की हो, कमाई हो या प्राप्त की हो, दोनों आय पर कर लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक करदाता ने यदि कोई आय कमा ली है परंतु वास्तव में प्राप्त नहीं की है तो भी कर योग्य होगी। जैसे उधार बेचे गए माल पर कमाया गया लाभ प्राप्त नहीं हुआ है परंतु यह लाभ आय माना जाएगा। भाई 20 लाख रुपए का माल बेचा हमने, 10 लाख का नकद, 10 लाख का उधार, पूरी प्रॉफिट में कमाए हो 2 लाख रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपया नकद वाले पर, 1 लाख रुपया उधार वाले पर कमाए हमें, तो जो टैक्स लगेगा तो क्या सिर्फ 1 लाख पर लगेगा? नहीं, 2 लाख पर लगेगा। कितने में लगेगा? 2 लाख पर लगेगा। सिंपल चीज है, ठीक है ना। फिर आगे बताया गया यहाँ पर कि कमाई के तथा प्राप्त की गई दोनों ही आय पर कर योग्य होती है और खर्चों के क्षतिपूर्ति आय नहीं मानी जाती है। वास्तविक यात्रा व्यय की क्षतिपूर्ति आय नहीं मानी जाती है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की आय पर कानूनी रूप से किसी दायित्व का भार लगा दिया जाए तो इतनी राशि उसकी आय नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि कोई अगर आय होती है उसमें कानूनी तौर पर कोई ऐसी बाध्यता डाल दी जाए कि ये आपको खर्च करना ही करना है, तो खर्चा हटा कर जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर बता रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की किसी आय पर न्यायालय द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह उसकी विधवा भाभी को भुगतान करने का दायित्व है तो यह कानूनी रूप से लगाया गया दायित्व है, मतलब इस राशि पर वो व्यक्ति कर नहीं देगा क्योंकि भाभी को यह कर चुकाना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो भैया इंतकाल कर गए, भाभी बची, कारोबार ज्वाइंटली था, अब कमा करके देना था, तो भाभी ने केस किया भैया मैं कहाँ जाऊंगी, तो मर गए, मैं तो काम कर नहीं पाऊंगी, और उनका काम कारोबार में था, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा देखिए काम तो नहीं करेंगे लेकिन इनका हिस्सा इनके शोहर का आपके कारोबार में था ही, आप इनको क्या करिए कि इनको खाने पीने के लिए 2000-4000-5000 रुपये महीना दीजिए। जो इनकम होगी उस इनकम में से 5000 रुपये खर्चा माना जाएगा, उसको घटा सकते हो, आपका जो बच्चे का वही इनकम लगेगी, क्योंकि वो 5000-10,000 जो इनको दिया जा रहा है वो इनकी इनकम मानी जाएगी, इन पर टैक्स लगेगा। एक तरह से महीना बच गया ना ये, तो क्या हो जाएगा, उन पर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। इस तरह कानूनी अनिवार्यता का वही उनको देंगे तो ड्राइंग लिखेंगे ना इसको, ये हमारे खर्च में दिखाया जाएगा, वो क्या प्रॉफिट में दिखाया जाएगा। उनके भाई थे तो निकाल दे तो ड्राइंग लिखते थे, अब उनकी बीवी को दे रहे तो क्यों खर्चे में लिखेंगे? ये खर्च है चूंकि कानूनी अनिवार्यता है, अगर ये नहीं पहुंचा होता तो ड्राइंग ही मानते। तो इसको क्या लिखेंगे? किसको? इस खर्चे को। कंपनसेशन एक्सपेंसेस दिखाओ, कंपनसेट कर क्षतिपूर्ति दे रहे हैं उनको, जिंदा रहे अपना दवा दर्पण करते हैं, खाते पीते रहे, कंपनसेशन एक तरह से है, ठीक है ना। वो भी कोर्ट से है, नहीं रहता तो घर से चलाते नहीं चलाते, तो कोर्ट इसीलिए पहुंची कि मिल ही नहीं रहा होगा उसको, खुद चालीस भैया का घर चल रहा है, कारोबार चल रहा था, मर गए, मुझे खाने पीने मिलता रहे लेकिन नहीं मिला था उसको, कोर्ट चली गई, कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि इनका जब इनका शोहर कैसा था तो आप इनको दीजिए, जीती खाते पीते रहे, हाँ खाएंगे पिएंगे, जब कारोबार अलग करिए उनका उतने हिस्से का, तो कारोबार तो टूट जाएगा, तो इसे सोचेंगे नहीं हम 5000 देने को तैयार है, ठीक है। तो बताया गया खर्चों की क्षतिपूर्ति आय नहीं मानी जाती है, ठीक। दूसरा बताया यदि किसी व्यक्ति की आय पर कानूनी रूप से, ध्यान दें बात को, कानूनी रूप से किसी दायित्व का भार लगा दिया जाए तो इतनी राशि उसकी आय नहीं मानी जाएगी। तो अब इसका तरीका क्या हो सकता है कि अगर मान लो मर गया तुम लोग कर रहे हो नहीं देना चाहिए, उसको पहले ड्राइंग दिखा देते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा एज ए पार्टनर, कोई खर्चा नहीं हो। अब उनकी जो इनकम होगी प्रॉफिट है 10% 20% दो उनको, तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तुम्हारे हिस्से तुम्हारी इनकम होगी, खत्म बात, तुम ऊपर टैक्स दोगे, ये अपने पर टैक्स देंगे। क्लियर है? आगे बताया गया धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां आय नहीं होती हैं, ठीक है ना। बचत आय नहीं होती है, कह पति द्वारा पत्नी के घर खर्च के दी गई धनराशि अथवा उसके निजी व्ययों के लिए दी गई धनराशि में से यदि पत्नी कुछ बचत कर लेती है तो पत्नी की आय नहीं मानी जाती है। भाई 10,000 रुपये खर्च चलाने के महीने दे रहे हैं, किलो चलाती रहो ना खर्चा, उसमें से 5,000 रुपये खर्चा करते 5,000 बच जाता है, तो 5,000 रुपये बच सकते वो 60-70,000 1 लाख 2 लाख भी पहुँच सकता है, ज़्यादा देवे तो ज़्यादा बचेगा। तो कह रहे वो जो सेविंग है आपके एग्जेम्प्टेड होगी, वो इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम तो खुद ही अपना दिखा रहे हैं इनकम टैक्स में
10 लाख प्रॉफिट कमाए, उसी में से अपनी बीवी को दे रहा हूँ खर्च चलाने के 2 लाख रुपया, मैं टैक्स में तो ऑलरेडी 10 लाख दे दिया हूँ, तो फिर ये भी इनकम 2 लाख पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार लगता है विवादास्पद आय कर, यदि किसी आय के संबंध में यह विवाद है कि आय किसकी है, यह उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसने उसे प्राप्त किया है। ये भी लफड़ा है। अब आय कमा रहे हैं, अब करेंगे नहीं, वो तो डिस्प्यूटेड है, इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहे हैं नहीं भाई, जो प्राप्त किया है उसी क्या मानी जाएगी। तो जैसे बड़ी बड़ी प्लांट बिल्डिंग है, किराया पर उठी हुई है, अब बाप का इंतकाल हो गया, बेटो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, किराया कौन लेगा, किराया कैसे होगा, कोई ये चाह रहा है पूरा ले लिया, कोई चाह रहा है नहीं भाई सब बंटवारा कर दिया जाए, जितने लोग हैं सब बराबर के हकदार हैं, सबको दिया जाएगा, भाई को भी दिया जाएगा, बहन को भी दिया जाएगा। ये सब जब डिस्प्यूट हो गया तो इनकम टैक्स कब तक सुनता रहेगा कि तुम बैठ करके जो पंचायत करोगे, कब करोगे? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट है, जो प्राप्त कर रहा होगा, जो गया वाला रसीद काटा होगा, पैसा लिया होगा, घर में तुम लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इसका चंदा जो भी मिला होगा उसको किराया, वो किराया उसकी इनकम मानी जाएगी और उसमें टैक्स बनोगी, तो टैक्स देगा। ठीक ना, ये हो गया। चलो, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे आय के बारे में कि इनकम किसे कहते हैं। तो इनकम के बारे में बस इतना याद रखना कि कोई भी प्राप्ति जो आपको मिल रहा होगा तब खर्चा घटाने के बाद वो क्या कराएगा? आय। चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी से हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, जो इसका बताया गया था। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तब आ गया, उसको अलग से बताने की जरूरत है नहीं कि इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, हार्स रेस, सेक्स जो इनकम होती है वो सब क्या है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। गिफ्ट वगैरह सब मिल सब किसमें, सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है, तो इतना अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यही बता दिया कि किसको इनकम माना जाएगा, तो बता दिया कि कानूनी और गैर कानूनी का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर कहीं से पैसा लेकर तो टैक्स जमा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका पैसा वाइट हो जाएगा। आप लेके चलो 50 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी ले चलो, 1 करोड़ का घर बनवा लो, जमीन ज्यादा बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डकैती करके छीने करके वो जो मान लीजिए गवर्नमेंट से मिलता है, जैसे मुआवजा मिल जाता है 20 लाख 25 लाख मिल गया, तो उस पर भी टैक्स जमा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट देगी, फिर गवर्नमेंट ले भी लेगी। सब कैपिटल गेन का मामला है कि अगर कोई जमीन तुम्हारी थी और रास्ता वहां से निकल रहा है तो तुमको कंपनी से मिला, तो ये मान के चलो कोई बेचा, जमीन बिकी, तो अब जमीन बिकी 1 करोड़ तुमको मिला, अब वो जमीन की कीमत आज की वैल्यूएशन 20 लाख की, 80 लाख प्रॉफिट है, 80 लाख टैक्स दो। नहीं मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे वो ज्यादा मर जाते हैं ट्रेन में मिलता है, वो सब भी इनकम ही मानी जाएगी तुम्हारे। ठीक है ना, और टैक्स लगेगा। ठीक है, कंपल्सन मिल जाए या इस तरह की चीजें मिल जाए सब। हाँ, अब उसमें ये देखा था जैसे नगर पालिका या कौन एरिया दे रहा है उसके हिसाब से कि अगर ये इस एरिया से लोगे तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे किसी का आधी तूफान आया, मकान गिर गया, उसके लिए बाकायदा आपदा अधिनियम बना हुआ और आपदा फंड भी है, वहाँ से तुमको यहाँ का जो डीएम होगा तो वो फंड अवेलेबल कराएगा, वो एग्जेम्प्ट है। ये 3 लाख रुपये इनकम बेचारा जो बटेगी कि टैक्स जमा करने जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ एरिया बता हुआ कि अगर इनके थ्रू तुम पैसा लोगे तो नगर पालिका या यहाँ के जो उसके अधिकारी हैं उनके द्वारा अगर पैसा मिलता है, छत गिर गई, ये सब गिर गया, तो सब क्या हो जाएगा, कमीशन एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, और बताते हैं, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कोई एनजीओ चल रही है, तुम्हारी शादी करा दी, तुम्हारा घर दो बनवा दी, तुम्हारी गिफ्ट तो मिली एक तरह से कह लो, जब पैसा ही तो दे दिया कि 2 लाख 3 लाख रुपया, तो उस पर भी एग्जेम्प्टेड है, टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार टैक्स लग चुका है उस पर। ठीक है ना, तो ये सब चीजें उसमें देखी जाती हैं, कहाँ पैसा आ रहा है। अब आता है इसमें ग्रॉस टोटल इनकम। दूसरा क्या निकल गया है इसमें, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ये है सेक्शन 80B5। सेक्शन क्या है, 80B5। हाँ जी, तो कल ही भी हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम की बात किए थे, कि किसी भी व्यक्ति की इनकम जो सोर्सेज होते हैं कितने होते हैं, 5 सोर्सेज इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन्हीं का जो योग होगा क्या कहलाएगा आपका, ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और चौथी चीज क्या बताया गई थी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और नेक्स्ट क्या बताया गया था, इनकम फ्रॉम कितना अच्छा लिखा ना, वो देख के हो जाएगा। ठीक है।
इसका मतलब ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब जोड़ देंगे तो यही क्या निकल के आ गया, जीटीआई। कल ये बताया गया था हाँ सर। हैं, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। बस कितनी सिंपल चीज है। ये सब वही है। चलो देखो लिखा गया यहाँ पर कि सकल कुल आय में से आशय करदाता की विभिन्न साधनों से करियों की आय के योग्य से है, यानी वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियां, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय। दूसरे शब्दों में सकल कुल आय से आशय आय कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक शीर्षक की सकल आय में से उसी शीर्षक को स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद बची हुई आय के योग से, जिसमें से धारा 88 से 88 तक में दी गई कटौतियां न घटी हो। तो इसमें 88 से 88 तक कटौती घटी, इसमें नहीं घटी है। इसका मतलब 88 से 88 तक की न घटाने से पहले जो आपकी जो इनकम आएगी उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। ठीक है, अब आता है टोटल इनकम। क्या आता है, टोटल इनकम। टोटल इनकम ये है सेक्शन 2(24) में। तो टोटल इनकम किसको कहते हैं, कल ये भी बताया गया था। टोटल इनकम किसको कहते हैं, 80C से 80U तक घटाने के बाद जो बचेगा। इसका मतलब ये बताया गया था कि ग्रॉस टोटल इनकम जो आपका आया है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस सेक्शन अंडर सेक्शन 80C to घटा दोगे, ये जो बच गया क्या निकल के आया, ये टोटल इनकम। ये कल बताया गया था कि ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर 80C से लेकर के 80U तक की कटौती घटा दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी, तो जो इनकम बचेगी उसको कहेंगे टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम। यानी ग्रॉस में से क्या घटाना है, 80C से लेकर के 80U तक कटौती घटा दो, तो घटाने के बाद जो बचेगा वही क्या हो जाएगा आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम बोला जाएगा। ठीक है, अब मुझको तुम बताओ कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में अंतर क्या है, कोई दो बताओ, कोई सप्ताह में पढ़ा हुआ है। क्या? ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में डिफरेंस। इसमें वही डिफरेंस है कि उसमें घटा नहीं रहता है, वो छूट जो रहती है घटा नहीं रहती है। इसमें 80C से लेकर के 80 तक कटौती नहीं घटी होती है जीडीआई में। टोटल इनकम में 80C से लेकर के 80 तक कटौती घटी होती है। इसमें टैक्स नहीं लगता है, इसी में टैक्स लगता है। सर कितना घटा सकते हैं इसमें? इसमें 80C से लेकर के 80 तक कटौती में बताया कि 80C में जाओगे 1.5 लाख, 80D में जाओगे उसमें 25,000, कोई 40,000, कोई 1 लाख की। अपना कराते हो, अपने बच्चों को कराते हो इंश्योरेंस, तो उसका क्या होगा 40। अगर अपने माँ बाप को कराते हो तो उनका क्या होगा 1। अगर बीमारी गंभीर है तो उसके लिए कराते हो तो क्या होगा, ये सब चीज बताया। और जी आता है, टी आता है, टी आई आते हैं, टी यू आता है, मतलब बहुत सारे डिस्टेंस है। तो सब में लिमिट बताएगी, किसी 50,000 की, किसी 1 लाख की, तो सब कितनी तो बताऊंगा। ये मान के चलो कि अगर तुम 20 लाख रुपए सैलरी कमाते तब भी तुम छूट ले सकते हो, 20 लाख तो बस पूरा पूरा बचा सकते हो, इतनी छूट है। लेकिन सब तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे तब ना। अब इससे मान के चलो कि टी का है, अब उसमें बताया गया 1.5 लाख तो छूट मिलती है। अब 1.5 लाख कहाँ कहाँ लगाना होगा, या तो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाओ, या इंश्योरेंस करा लो, या NSC परचेस की आती है उसको परचेस कर लो, और भी बहुत सारी जगह पर पैसे को लगाया जाए। 1.5 लाख तुम उसमें लगा सकते हो। तो तुम कमाए 10 लाख 15 लाख रुपया, उसमें से तुम इतना 1.5 लाख में लगाओगे तब तो। ऐसे फिर 80D में जाओगे, अब इंश्योरेंस कराओगे, अपना कराओगे, बच्चों को कराओगे, तो उतना पैसा खर्चा करो तब तो 20 लाख खर्चा करो तो 20 से छूट मिल जाएगी। वही रिएक्शंस हैं, लेकिन उसको पैसे को इन्वेस्टमेंट करा रहा है कि यहाँ पर पैसा लगाओ, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, तभी छूट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी आपको। क्यों लगा रहा है, अब LIC कराओगे तो पैसा कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जाएगा 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख में इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जाएगा, तो सरकारी संस्था है, उसको एक तो इनकम मिली, तो उसको लोन नहीं लेना पड़ेगा सरकार को इधर उधर से, या ये तो यही लोन देगी तो उसको ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा किसकी इनकम होगी, सरकार की इनकम होगी। मतलब वो पैसा ऐसी जगह लगवा रही है ताकि आपका फायदा उसमें टैक्स की बचत हो जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा, उतने की हमको लोन लेना नहीं पड़ेगा, या हमारी इनकम का सोर्स बन जाएगा। उतना पैसा हमारे पास आएगा तो मैं उसको कहीं लोन दे दूंगा किसी को 12% 13% पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसके जहां फायदे होंगे सरकार के वहीं वो छूट दे रही है, खर्चा नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 80 से लेकर के 80 तक कर दिया, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका टोटल इनकम निकल के आ जाएगा।
तो इसमें डिफरेंस दिया हुआ है सकल कुल आय और कुल आय में अंतर। तो बता रहे हैं यहाँ पर देखो सकल कुल आय किसको कहते हैं। बता रहे सकल कुल आय विभिन्न शीर्षकों यानी वेतन, मकान संपत्ति से आय, व्यापार व पेशे से लाभ, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय के योग को करते हैं। और 80 से 82 तक की कटौती कराई यहाँ पर। सकल कुल आय में से धारा 80 से लेकर के 82 तक की कटौती घटाकर जो राशि बचती है उसे कुल आय कहते हैं। आगे बता रहा है सकल कुल आय को गुणांकित यानी राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। अब कुल आय को 10 के निकटतम गुणकों से गुणांकित किया जाता है। ये बताया गया कल कि राउंड ऑफ किया जाता है, इसको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। आगे बता रहा है सकल कुल आय पर आय कर नहीं लगता है। अब कुल आय पर निर्धारित दरों से कर की आय पर कर लगता है। ये भी हो गया था। सकल कुल आय किसी भी दशा में कुल आय में से कम नहीं हो सकती है। अब कुल आय सकल कुल आय के बराबर या कम होती है। एक तो बात बता रहे हैं यहाँ पर कि ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी है कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं होगी। क्यों हो जाएगी? टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम से कम हो सकती है। जाहिर सी बात है जब छूट लगेगी तो कम तो हो ही जाएगी। और आगे बताया गया सकल कुल आय में कृषि आय शामिल नहीं की जाती है। एग्रीकल्चर इनकम शामिल ग्रॉस टोटल इनकम नहीं शामिल करती है। लेकिन जब टोटल इनकम निकालते हैं ना तो एग्रीकल्चर इनकम इसमें ऐड कर दी जाएगी। कौन सी इनकम? एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है वो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखा है कि 5000 से अधिक कृषि आय होने पर कुल आय में पृथक से कृषि आय जोड़कर कर निकाला जाता है। तत्पश्चात कृषि आय पर कर को छूट निर्धारित विधि से दी जाती है। तो इनकम इसमें जोड़ी जाएगी 5000 से अगर ऊपर होगी तो एग्रीकल्चर इनकम। फिर एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स बनेगा वो माफ हो जाता है, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें हैं इसमें। चलो बस करते हैं इतना। अभी इतनी सी पढ़ाई हो। कितनी? इनकम किसे कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम किसको कहते हैं और टोटल इनकम किसको कहते हैं। अभी इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे इसमें एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कैजुअल इनकम क्या होती है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन किसे कहते हैं, ठीक है, एसएससी किसे कहा जाता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो जाननी है। बेसिक फंडामेंटल चीज इसकी है, ठीक है।